बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन अहम न्यूज़ स्टोरीज़ पर। सबसे पहली जो स्टोरी है वो इमरान खान साहब के मुतालिक है। इमरान खान साहब अटक जेल की सी क्लास में कैद हैं। उनके साथ बदतरीन सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उसके बावजूद उनका हौसला बुलंद है, लेकिन अब उस हौसले को तोड़ने के लिए एक नई कैंपेन शुरू की गई है। वो जो अहम स्टोरी है न्यूज़ की, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 2 महीने पहले ये कहा था कि उनके वकला को भी अब टारगेट किया जा रहा है। वो क्या न्यूज़ स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो अफसोसनाक मनाजिर सामने आते हैं वाघा बॉर्डर से, वहाँ पे क्या चल रहा है। वाघा बॉर्डर पर जो शाम को, रोज़ाना शाम को जो परचम उतारने की तकरीब होती है, जिसमें दोनों मुल्कों की जो रेंजर्स है वो हिस्सा लेती है, लेकिन अब वहाँ से हमें तकलीफ दे मनाजिर सामने आते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी हकीकत क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये इंतहाई अहम है। इस पर बात करना, बहुत कम लोग, बहुत कम सहाफ़ी पाकिस्तान के इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब से जो सबसे पहले मुलाकात हुई वो उनके नौजवान वकील नईम हैदर पंजोता की मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तक ये मुलाकात अटक जेल में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में जारी रही, जहां इमरान खान साहब ने अपने साथ होने वाला बदतरीन इंसानी सलूक नईम हैदर पंजोता को बताया और नईम हैदर पंजोता ने बाहर आकर मीडिया को बताया। इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम बात इस अपना जो इंटरेक्शन हुआ उनका अपने वकील के साथ, उसमें बोली थी कि वो सारी ज़िंदगी भी जेल के अंदर गुजार सकते हैं, लेकिन वो किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। और जो लोग ये करवा रहे हैं वो इमरान खान को पता है। अब जब करवाने वालों ने और इमरान खान को कैद करने वालों ने ये देख लिया कि इमरान खान साहब का हौसला जेल में जाकर भी नहीं टूट रहा, और ये एक और मिस कैलकुलेशन थी, जिस तरह की मिस कैलकुलेशंस तकरीबन 3 दर्जन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पिछले 1.5 साल में कर चुकी है, ये उसी तरह की एक और मिस कैलकुलेशन थी कि जी अटक जेल की सी क्लास में रखने से शायद इमरान खान का हौसला टूट जाएगा और इमरान खान कहीं गिड़गिड़ा कर इन लोगों से माफिया मांगना शुरू कर देंगे। अब जब इन उम्मीदों पर पानी फिरा है और इमरान खान साहब ने उसी तरह वो डटे हुए हैं जिस तरह वो अपने कंटेनर पर हुकूमत बनने से पहले डटे होते थे, फिर जिस तरह वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ के वो डटे रहे, उन्होंने किसी को एंधारो नहीं दिया, किसी बावर्दी शख्सियत को भी नहीं दिया और किसी सिविलियन को भी नहीं दिया। अब उसी तरह इमरान खान साहब जेल की बदतरीन सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद डटे हुए हैं, तो उनके खिलाफ एक और कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है। हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं अकबर बाजवा साहब, उन्होंने परसों ये खबर दी थी अपने ट्विटर पर कि जो पालतू सहाफ़ी हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के वजीफ़ा खोर सहाफ़ी, उनके ज़िम्मे लगाया गया है कि इमरान खान साहब के हवाले से मन घड़त चीज़ें वो सामने लानी है और ये भरपूर कैंपेन होगी। और वो कैंपेन आज हमने देख ली जब गरीदा फारूकी ने और अयाज अकबर यूसुफ जई जो जियो न्यूज़ और मीर शकील के नौकर हैं, उन्होंने एक नई कैंपेन जारी की और जियो ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, गरीदा फारूकी ने हिस्सा लिया, ट्विटर पे भी चलाई, अपने चैनल्स पे भी चलाई। और वो ये कैंपेन थी कि इमरान खान साहब ने जेल में अपने वकला को कहा है कि बराए मेहरबानी मुझे जेल से निकालो, मैं जेल में नहीं रह सकता। ये कैंपेन डिज़ाइन की गई है उन लोगों की तरफ से जिनकी ये कैलकुलेशन थी कि इमरान खान साहब जेल में 24 घंटे भी नहीं गुजार सकते। इस तरह की और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस थी जो पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक गलत साबित हुई हैं। और इसी तरह की ये कैलकुलेशन जब गलत साबित हुई है तो उन्होंने अपने पालतू सहाफ़ी, जो वजीफ़ा खोर सहाफ़ी, जो सुबह शाम उनके साथ उठते बैठते हैं और छोटे छोटे लिफाफे लेकर अपना ज़मीर, अपनी इंसानियत, अपना कलम सब कुछ बेच डालते हैं, अपना लिबास उतार फेंकते हैं, उनके ज़रिए ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जी इमरान खान साहब गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बस मुझे जेल से निकाला जाए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि जो मैंने कंफर्म भी किया, जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि नईम हैदर पंजोता की जब मुलाकात हुई उसके बाद और भी अब वकला की मुलाकात हुई, किसी किस्म की इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा और ना वो ये कहेंगे। पाकिस्तानी अवाम, इमरान खान के वोटर्स, सपोर्टर्स, सबको पता है कि खान साहब ये नहीं कह सकते, लेकिन देखें ये कितनी घटिया दुश्मनी निभा रहे हैं इमरान खान साहब से
اور عمران خان صاحب کو کتنے گھٹیا دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس نیوز سٹوری سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مزید سٹوریز اب بہت شدت کے ساتھ آئیں گی، اور بشرا بیگم کو ٹارگٹ کیا جائے گا، علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ کیوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کام کر رہی ہے تحریک انصاف کی، اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو یہ عمل دخل شامل کر دیں علیمہ خان صاحبہ کا یا بشرا بیگم صاحبہ کا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ان کو کارنر کرنے کے لیے اب ان کے خلاف بھی کیمپین ڈیزائن ہو چکی ہے، آج یا کل میں آپ کو نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ اہم سٹوری تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دوسری جو اہم سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا نوجوان وکیل ہیں، سرگودا سے ہیں، انتظار حسین پنجوتا کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے دبنگ صحافی ہیں، بڑے دبنگ وکیل ہیں، اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انتہائی قابل ہیں، خان صاحب کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں مختلف کیسز کے اندر۔ وہ سب سے پہلی شخصیت تھے جن کی ملاقات ہوئی اٹک جیل کے اندر عمران خان صاحب سے۔ اب جب وہ باہر آئے تو ان کے خلاف بھی ایک کیمپین اور ایک انکوائری شروع کر دی ہے ایف آئی اے نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے کہنے کے اوپر۔ اور یہ انکوائری ہے جناب جج دلاور کی، جو پرانی پوسٹیں فیس بک پر تھیں جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی تضحیک کی ہوئی تھی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا عمران خان صاحب کا، درجنوں ایسی پوسٹیں تھیں۔ جب جج دلاور کی یہ پوسٹیں سامنے آئیں تو اس کے اوپر لکھا نعیم حیدر پنجوتا نے، اور جج دلاور کو جب پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں ہمایوں دلاور کو، تو اس نے اپنا اکاؤنٹ لاک کر دیا، پوسٹیں ڈیلیٹ کر دیں۔ اب اس کے بعد وہ مکر گیا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور یہ پوسٹیں میں نے تو کی ہی نہیں ہیں، حالانکہ لوگوں کے پاس سکرین شاٹس بھی ہیں، لوگوں کے پاس ویڈیوز بھی ہیں جو انہوں نے اس کے پیج کی بنائی ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ جج دلاور کو بلاتی ایف آئی اے یا عامر فاروق اس کو بلا کر پوچھتا، انہوں نے کیا کیا کہ نعیم حیدر پنجوتا جو عمران خان صاحب سے مل رہے تھے، جو ان کا موقف بھرپور انداز میں باہر آ کر بیان کر رہے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا اور ایف آئی اے میں بلایا۔ 8 گھنٹے تک نعیم حیدر پنجوتا کو بٹھائے رکھا۔ بقول نعیم حیدر کے خود جب وہ ایف آئی اے سے باہر آئے 8 گھنٹے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمارے سینئرز آئیں گے آپ سے بات کریں گے۔ پھر انہوں نے مجھے 8 سوال دیے، تو میں نے کہا جی ان کا جواب میں کنسلٹ کرنے کے بعد اپنے وکلاء کے ساتھ پھر آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ابھی جواب چاہیے۔ جب نعیم حیدر نے کہا میں نے جوابات بھی فوراً دے دیے، اس کے باوجود مجھے 8 گھنٹے تک وہاں بٹھائے رکھا، حبس بیجا میں رکھا۔ اور جب نعیم حیدر نے ان سے کہا کہ مجھے جانے دیا جائے، آپ نے جو انکوائری کی ہے وہ میں نے بھگت لی ہے، آپ کو سارے جواب دے دیے ہیں، انٹروگیشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو نعیم حیدر کو کہا گیا کہ ہمیں اوپر سے جب تک آرڈر نہیں آتا آپ نہیں جا سکتے۔ بات نعیم حیدر تک نہیں رکی ناظرین، پاکستان کے 10 بڑے وکلاء کی اگر آپ فہرست کسی سے بھی بنوا لیں، خواجہ حارث کا نام اس میں آتا ہے۔ پاکستان کے 10 بڑے وکیلوں میں خواجہ حارث، جو اس وقت عمران خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں مختلف کیسز کے اندر، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، لوور کورٹس میں، ان کو بھی ایف آئی اے نے سیم اسی انکوائری میں بلا لیا ہے کہ جی دلاور کے خلاف آپ نے بھی چونکہ کہیں بولا ہے یا لکھا ہے، بتاتے کچھ نہیں ہے، نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ جی بس اس طرح آپ نے آ جانا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ بات خواجہ حارث تک پہنچ چکی ہے۔ خواجہ حارث کی اہمیت کی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پاکستان کے 10 بڑے وکلاء کی جو فہرست ہے وہ آپ کسی پارٹی سے کسی کو کہیں گے اگر وہ بنائے تو خواجہ حارث کا نام اس میں آتا ہے۔ اب ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اتنے سینئر لیول پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل وہ بہادرانہ انداز میں بغیر جھکے اور ڈرے پیچھے ہٹے عمران خان صاحب کو نمائندگی کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر، جس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے وکیلوں کے پیچھے آ رہے ہیں اور شاید مجھے خود اپنے کیسز لڑنے پڑیں، کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا، اور اب وہی صورتحال تقریباً بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں واہگہ بارڈر کی، واہگہ بارڈر پر عرصہ دراز سے یہ ایک چل رہی ہے، سرمنی ہوتی ہے شام کو جس میں پاکستان کا پرچم پاکستانی رینجرز اتارتے ہیں، ان کی جو بارڈر فورس ہے انڈیا والوں کی وہ وہاں سے اتارتے ہیں، لمبی لمبی چھلانگیں لگائی جاتی ہیں، شور مچایا جاتا ہے، دونوں جو بارڈر فورسز ہیں ان کی طرف سے ٹانگیں اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے، جس کی ٹانگ زیادہ اوپر جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے، جو جلدی اپنا پرچم اتار لیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس شام کو وہ جیت گیا ہے۔
पाकिस्तानी कौम जोक दर जोक वहाँ पहुँचती थी। हालांकि वाघा जो बॉर्डर है वो लाहौर शहर से बाहर है जहाँ पे ये सेरेमनी होती थी, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ जाते थे फैमिलीज़ के साथ। गाड़ियाँ 1.5 मील दूर पार्क करके वो सारे लोग वहाँ जाते थे, पैदल जाते थे, गर्मी सर्दी कोई नहीं देखते थे, पहुँचते थे। लेकिन अब पिछले 1.5 साल से मुसलसल उसमें कमी आना शुरू हो गई है। जो लोग वहाँ जाते हैं, पिछले महीने इस तरफ तवज्जो दिलाई मुईद पीरज़ादा ने, जो पाकिस्तानी एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आजकल वाशिंगटन में हैं। यहाँ उनको थ्रेट भी किया जा रहा है, जो कि उन्होंने ख़ुद अपने मुंह से बताया कि FBI ने आके उनको बताया कि पाकिस्तान से लोग आपको टारगेट करना चाहते हैं, आपको अटेंशन रहना होगा, आपको ये चीज़ें करनी होगी सिक्योरिटी के हवाले से। मुईद पीरज़ादा ने ये खबर बताई कि जनाब वाघा पर जो है ना वो इंडिया की तरफ तो भरी होती है, इंडिया वाली साइड पे उसी तरह इंडियंस आते हैं जिस तरह पहले आते थे, लेकिन पाकिस्तानी साइड खाली पड़ी होती है। उसके ऊपर क्या हुआ कि जी आदिल अब्बासी और बाकी लोग ये चले गए, इन्होंने जाके वहाँ वीडियोस बनाई और कहा कि जी देखें बहुत आवाम है। एक दिन इन लोगों ने किया ये, और उस दिन भी कहा यह जा रहा है कि फ़ौज ने ख़ुद से या पुलिस वालों को या जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी फैमिलीज़ को ले जाया गया वहाँ पर और बिठाया गया और पूरी पवेलियन कंप्लीट की गई उस दिन। लेकिन उसके बावजूद फिर वही सूरत हाल है कि लोग वहाँ पे नहीं आ रहे। अब आज एक और वीडियो सामने आई है, और ये वीडियो किसी पाकिस्तानी ने शेयर नहीं की, ये एक इंडियन ने टिकटॉक पर शेयर की है जो इंडियन साइड पे मौजूद था। उसने वहाँ से वीडियो बनाई है, और उसका मकसद ये बिल्कुल दिखाना नहीं था कि पाकिस्तान की साइड खाली पड़ी हुई है। जब उसने ये वीडियो बनाई तो उसने जो गाना लगाया वो ये था कि जिसमें वो पंजाबी में अपने बाप को कह रहा है कि लाहौर की आप मुझे स्टोरीज सुनाया करते थे, ये देखेंगे मेरे सामने लाहौर है। तो चूँकि वो पाकिस्तान का लाहौर वाली साइड है तो वो उसको कैप्चर कर रहा था, लेकिन उस वीडियो में जो चीज़ें नज़र आई वो ये इंतहाई तकलीफ़ देती कि भारतीय साइड पर तो हज़ारों मौजूद हैं और पाकिस्तानी साइड पर 1 दर्जन लोग भी मौजूद नहीं हैं। 1 दर्जन भी पूरे नहीं हैं। 5 बैठे हैं, 2 खड़े हैं, 3 बैठे हैं। तो ये देख लें कि ये पूरा 1 दर्जन 12 बंदे भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब भारतीय साइड पूरी भरी हुई थी। ये वीडियो सामने आई है। अब इसको ज़ाहिर है फ़ौज तो नहीं चाहेगी कि ये कोई ज़्यादा लोग देखें या इस पे बिलीव करें, लेकिन बतौर पाकिस्तानी और अमन शहरी के मेरा ये हक़ है कि मैं फ़ौज को ये मशवरा दूँ कि लोग आपसे मुतनफ़िर हैं, आपसे नफ़रत करने लगे हैं, आपसे सवाल करने लगे हैं, और उसकी वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो पिछले 1.5 साल में उनके ऊपर मज़ालिम हुए हैं, उनकी ख़वातीन के साथ इज़्ज़तें पामाल की गई हैं, उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, उनकी चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस बार बार पामाल किया गया है, उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके बच्चे अगवा किए गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की फ़ौज करवा रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। यही वजह है कि जो फासले हैं आवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, और अब लोग जाकर ये टांगें उठाने का जो मुकाबला होता है शाम को, लोग इसको नहीं देखना चाहते। लोग समझते हैं कि ये टाइम वेस्टिंग है और इसके अंदर कोई इमोशंस वो शो नहीं करना चाहते, और ये बात मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी शहरी तकलीफ़ दे है। अगर हमारी फ़ौज की किसी जगह पर कोई तज़हीक होती है या किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो हर पाकिस्तानी शहरी का दिल दुखता है। हम चूँकि गद्दार नहीं हैं, गद्दारी के फतवे तो बांटे जाते हैं बहुत आजकल ज़ोर शोर से, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें सामने आई हैं इस पर ये सवालात थे, ये मशवरे थे मेरे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपको ये तासुर ख़त्म करना होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये करना होगा। आप जितना मर्ज़ी गाल फुलाते हुए, जितना मर्ज़ी आप डंडा लहराते हुए, मुक्के लहराते हुए मुशर्रफ की तरह ये कहें कि आपके और आवाम के दरमियान कोई फासला नहीं है, फासला है। और ये जो वाघा के अंदर आपके साथ बार बार हो रहा है, लोग नहीं जा रहे वहाँ पे देखने, ये एक तरह से आईना है, बदसूरत आईना हो सकता है। जिस तरह आशिक़ शरीफ ने कहा था, आपको अपना चेहरा इसमें बदसूरत नज़र आ सकता है, लेकिन इसमें आईने का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका अपना है। आप जब अपना चेहरा बेहतर करेंगे तो आईना आपको आपका चेहरा अच्छा दिखाएगा। पाकिस्तान की अवाम आपका आईना है, वो उसमें आपको अपना आप देखना है कि कैसे आप नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपकी शक्ल वहाँ पे अच्छी नज़र नहीं आ रही, लिहाजा मेरी आपसे हाथ जोड़कर मौदबाना गुजारिश है कि आप रिविज़िट करें अपने डिसीजंस को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी स्टैंडिंग्स को। आप किसके साथ खड़े हैं, किसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, इन चीज़ों पे आपको सोचना होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।